नमस्ते लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। हिस्ट्री के पहले चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आज हम लोग आगे के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें कि डिस्कस करेंगे कि एज ऑफ रेवोल्यूशन, जो कि 1830 से लेकर 1848 तक के टाइम पीरियड के रूप में जाना जाता है, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से रेवोल्यूशंस हुए और दुनिया का जो बदला हुआ जो स्वरूप है वो किस तरह से दुनिया के सामने आया। अपना टॉपिक हमारा 1830 से 1848 तक जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम लोग प्रीवियस क्लासेस की कुछ टाइमलाइंस के बारे में हम लोग इस चैप्टर का डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अगर याद हो तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा 1789 में। याद होगा आप सबको कि किस तरह से यहाँ पे जो पीपल्स मिलीशिया है उसके थ्रू 1789 में बास्टाइल पे लोगों ने कब्ज़ा किया, उसको तोड़ा। फिर हम लोग पढ़े 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसका टाइम आया, किस तरह से उसने बर्बन डायनेस्टी को बिल्कुल भी जो कि ख़त्म हो करके और एक नया डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में फ्रांस आया, उसको फिर से नेपोलियन ने किस तरह से एक डिक्टेटर फॉर्म में यहाँ पे विकसित किया और दुनिया के अलग अलग जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उसको कब्ज़ा करने के लिए किस तरह से नेपोलियन आगे बढ़ा था, ताकि वो किस तरह से पूरी तरह से यूरोप को भी टेक ओवर कर सके। लेकिन ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ इसमें ये देखेंगे कि नेपोलियन ने यूरोप को कब्ज़ा करना चाहा। नेपोलियन के समय में अगर देखा जाए तो यूरोप को एक मॉडर्नाइजेशन का टाइम भी देखने के लिए मिला, जिस समय में आपने जैसे पढ़ा नेपोलियन एरा के बारे में कि नेपोलियनिक कोड है। फिर आपने देखा होगा कि नेपोलियन ने लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स दिए थे। फिर है कि इस समय में फ्यूडल सिस्टम जो है उसको ख़त्म किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1815 का जो एरा है कि नेपोलियन को किस तरह से प्रैब जो है, जैसे कि पर्सिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, इन्होंने मिल करके किस तरह से जो कि ये नेपोलियन था ये पूरे के पूरे यूरोप को कब्जा ना कर ले, इसलिए ये जो प्रैब ग्रुप था इसने किस तरह से नेपोलियन को हराया। और 1815 में नेपोलियन के हारने के बाद, या आप कह सकते हो कि उसकी जब वाटरलू के मैदान में जब वो वहाँ पे हारा और मारा गया, तो इसके बाद फिर से 1815 में कंजर्वेटिव्स ने इसको टेक ओवर कर लिया। उसके बाद में फिर 1815 से लेकर 1830 तक का जो टाइम पीरियड है वो कंजर्वेटिव एरा के रूप में जाना जाता है, जिस समय मैंने कि कंजर्वेटिव्स ने फिर से रिस्टोर किया बर्बन डायनेस्टी को। और बर्बन डायनेस्टी को जब वही बिस्किट वाला बर्बन में भी आप सबको याद हो कि फ्रांस में जो रूलिंग डायनेस्टी थी वो कौन थी, तो बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर किया गया और लुइस फिलिप जो है उसको यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया गया था। कंजर्वेटिव्स जो है वो पुराना जो शासन चल रहा था उसी के फेवर में थे। फिर है कि इन्होंने सेंसरशिप भी ये लेकर आए कि इनके खिलाफ़ कोई नहीं बोल सकता है, न्यूज़पेपर भी वही छापेंगे, वही चीज़ें दिखाई जाएगी जो कंजर्वेटिव्स को पसंद है। फिर राइट्स को लेकर के वही मारा मारी स्टार्ट हुई। तो ये जो 1815 से लेकर 1830 तक का टाइम था, एक बार फिर से आप कह सकते हो कि ये वही समय वापस आ गया जो कि लुइस 16 के टाइम में था, क्योंकि कंजर्वेटिव्स जो थे वो तो पुरानी जो राज सत्ता थी उसी को पसंद कर रहे थे। तो यहाँ पे फिर से कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जो हुए, स्कॉलर्स हुए, उनको लगा कि नहीं, ये तो ठीक बिल्कुल भी नहीं है। तब फिर यहाँ पर 1830 में एक न्यू ग्रुप आया जिसको हम लोग रेवोल्यूशनरीज़ के नाम से जानते हैं। मैंने प्रीवियस जो वीडियोज़ है उसमें रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में भी डिस्कस किया है। रेवोल्यूशनरीज इसको किसको कहेंगे, तो जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, ठीक है, जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास से आ रहे हैं, एलीट क्लास है, प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, क्लर्क्स हैं। तो ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, जो जिनको कि पसंद था कि हमारा राष्ट्र, हमारा नेशन स्टेट, हमारी स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी, तो ऐसे जो भी वैल्यूएबल वर्ड्स थे जो कि मायने रखते थे, तो ऐसे लोगों का जो समय है वो था 1830 से लेकर 1848 तक। और ये जो क्लासेस थी ये चाहती थी कि नहीं, अब फ्रांस जो है वो फिर से क्या होना चाहिए, तो फ्रांस में फिर से डेमोक्रेसी आनी चाहिए। और डेमोक्रेसी
आप ये भी समझ सकते हो कि डेमोक्रेसी ही नहीं चाहते थे केवल ये लोग, एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें कि योग्यता के आधार पर जितना आप में कैलिबर हो, जितनी योग्यता हो, क्षमता हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपका चुनाव हो सके, उसके अकॉर्डिंग ही आप हर कुछ में पार्टिसिपेट कर सके। यहाँ पे ये जो बाय बर्थ वाला सिस्टम था वो ख़त्म हुआ। जैसे कि आपने पढ़ा था वो स्लर्जी, नोबल्स और उसके बाद में फिर कॉमन्स के बारे में, तो वो चीज़ें यहाँ पे ये रेवोल्यूशनरीज़ का मानना था कि नहीं, वो बिल्कुल भी एक गलत चीज़ थी और उसको बदलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जुलाई 1830 में, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जुलाई 1830 में फ्रांस जो है उसको फिर से यहाँ पे उसी फॉर्म में लाने की तैयारी हो गई जहाँ पे डेमोक्रेट्स हों, सोशलिज्म हो। तो यहाँ पे लुइस फिलिप को माना तो गया कि ठीक है ये राजा है, ठीक है भाई तुम राजा रह लो, लेकिन क्या किया गया कि बॉर्बन किंग को यहाँ से आप कह सकते हो ओवरथ्रो कर दिया गया, हटा दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप किया गया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि लुइस 16 को क्या कहा गया था कि राजा तुम ही रहोगे, लेकिन जो फैसले हैं वो संवैधानिक रूप से लिए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहोगे, तुम अब अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तो फिर से जुलाई 1830 में एक बार यही हुआ कि बर्बन किंग जो था उसको ओवरथ्रो कर दिया गया और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप कर दिया गया और इसका हेड जो है वो वही लुइस फिलिप को ही रहने दिया गया। इसको आप ऐसे भी मान सकते हो कि नाम मात्र की जो सत्ता है वो बस लुइस फिलिप के पास रह गई थी। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जब फ्रांस में ऐसा हो रहा है, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा आप देखो कि डायलॉग है, इसको कोट भी आप कह सकते हो ड्यूक मैटरनिक का। ऐसे एक चीज़ देखा गया है कि फ्रांस से रिलेटेड अगर कोई भी कहानी चल रही हो तो उसमें ड्यूक मैटरनिक का स्टेटमेंट आ ही जाता है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब कि अगर फ्रांस छींकता भी है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से वुहान में कोरोना आया और उसके बाद में उसने पूरी दुनिया को गिफ्ट दे दिया, ये भी मान सकते हो आप, ये स्टेटमेंट टाइप ऑफ। तो आप देखोगे कि ड्यूक मैटरनिक का ये भी कहना सही था। अब जैसे आपके किसी फ्रेंड ने एक बहुत अच्छा सा सेलफ़ोन ख़रीद लिया, उसको देखकर आप भी आए और कहे नहीं भाई मुझे भी चाहिए, जहाँ से ला करके देना है दे दो पेरेंट्स को। अब दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, बिल्कुल भी कोरोना की तरह ही ये फैल गया कि उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि फ्रांस में तो चलो इंस्टॉल कर दिया गया कि जुलाई 1830 में कि नाम मात्र की सत्ता जो है वो रह गई लुइस फिलिप की और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। अब फ्रांस की देखा देखी बेल्जियम जो है उसने क्या कहा कि नहीं, अब बहुत छोटा सा ये स्टेट था लेकिन फिर भी इसने क्या कहा, ये भी किसके अंडर था, तो ये था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स के अंडर। इसने क्या कहा कि नहीं मुझे भी आज़ादी चाहिए, मैं अब किसी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंडर नहीं रह सकता हूँ। और बेल्जियम जो है उसने क्या किया, उसने भी अपनी आज़ादी की यहाँ पे लड़ाई लड़ ली और वो अलग हो गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग कर लिया उसने अपने आप को और एक आज़ाद देश हो गया। अब बेल्जियम के बारे में आप सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है, वहीं से ये वहाँ पे आप इस स्टोरी को ज़्यादा समझ पाओगे। दूसरी चीज़ है कि अब यहाँ पे एक चीज़ और हुई कि ग्रीक जो है, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की भी बात आती है कि स्टोरी क्या है ग्रीक की। हालांकि इससे मे बी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो तो हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे कहानी ग्रीक की भी सुन लेते हैं। कहा गया है कि ग्रीक जो है वो यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बिल्कुल भी बॉर्डर एरिया में है और यहाँ पे क्या है कि ये चूँकि ग्रीक जो है वो सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। आप देखोगे कि यूरोप जो है वो क्रिश्चियनिटी को मानता है और जो वेस्टर्न एशिया है वहाँ पे इस्लाम को माना जाता रहा है। तो ग्रीक बिल्कुल भी मिड में पड़ रहा है, बॉर्डर एरिया में पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो ग्रीक है उस पर कब्ज़ा है ऑटोमन एम्पायर का। अब ये ऑटोमन एम्पायर जो है वो इस्लाम को मान रहा है, ठीक है। ऑटोमन टर्क्स की बात, आप ऑटोमन टर्क्स जो है वो यहाँ के रूलर्स थे, तो इसका कब्ज़ा था ग्रीक पे और यहाँ पे लोग जो है वो इस्लाम मानने को बाध्य थे। जबकि जो ग्रीक है वो फेमस था कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन के लिए, जैसे कि ग्रीक गॉड गॉडेसेस जो हैं क्रिश्चियनिटी में जिनका काफ़ी सम्मान भी है। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन का जो गढ़ माना जाता है वो माना जाता है ग्रीक।
तो ये सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ था क्रिश्चियंस का, यानी कि ये यूरोप का पार्ट होना चाहिए था, ऐसा मानना था यूरोपियंस का, लेकिन इस पर कब्ज़ा था ऑटोमन एम्पायर का। तो यहाँ पे एक रेवोल्यूशन होता है, और उस समय में आप देखोगे कि एक पोइट भी हैं, ठीक है, बहुत सारे आर्टिस्ट भी है जो फ़ंड जमा कर रहे हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो फ़ंड जमा कर रही है, और उसके बाद में फिर कुछ पोइट्स भी हैं वहाँ पे पहुँचे हैं कि किस तरह से लड़ाई लड़ करके और ग्रीक को ऑटोमन एम्पायर से छुड़ाया जा सके, उसको अपने कब्ज़े में लिया जा सके। तो इस आप देखोगे कि वेस्टर्न एशिया के जो ऑटोमन एम्पायर हैं वो, और उसके बाद में फिर जो ये यूरोप है, इन दोनों में आपस में यहाँ पे संघर्ष होता है। और इसमें क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स भी भाग लेते हैं, जिसमें कि एक लॉर्ड बैरन है, इनका बहुत नाम आता है कि ये फंड्स जुटा करके और पहुँचे थे लोगों को साथ लेकर युद्ध करने के लिए। तो वहाँ पे इनको बुखार लग जाता है, फीवर हो जाता है, और उससे इनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक छोटी सी यहाँ पे स्टोरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ग्रीक को फाइनली 1832 में ऑटोमन एम्पायर और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक ट्रीटी होती है, जिस ट्रीटी को नाम दिया गया है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में ये संधि की जाती है कि ग्रीक पे कब्ज़ा आखिर किसका रहेगा। तो फाइनली ये फिर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का एक पार्ट बन जाता है, और ग्रीक बिल्कुल भी यहाँ पे फ्री डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस तरह से ऑटोमन एम्पायर का कब्ज़ा जो है वो इससे हट जाता है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि कैसे इंडिया में आप देखोगे कि अगर अयोध्या राम मंदिर, तो राम मंदिर जो है वो सेंटिमेंट्स से जुड़ा हुआ है, हिंदूज़ के सेंटिमेंट से। ऐसा है कि श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है वो, तो सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल आप उसी तरह से मान सकते हो कि ग्रीक से भी जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है उसके जन्म की बात की गई है, या फिर वहीं से स्टार्ट ही हुआ है, ऐसा है। तो इसलिए भी यूरोपियन कंट्रीज़ की पूरी तरह से सेंटिमेंट्स जुड़ी हुई थी। तो इसलिए भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो चाहते थे कि इसको यहाँ से फ्री करा लिया जाए। तो एक ट्रीटी के तहत 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ, और उसके बाद में फिर ग्रीक को फाइनली फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा 1830 का जुलाई रेवोल्यूशन और 1830 का ग्रीक रेवोल्यूशन। इसके आगे भी हम 1848 तक की जो स्टोरी है वो नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, पैंडेमिक का टाइम है, खुद को सुरक्षित रखिए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।